लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का आज हम जो नेक्स्ट समझने वाले हैं, जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑन टेस्ट बाय एडमंड ब्रूक। तो इंट्रोडक्शन ऑन टेस्ट को सबसे पहले तो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जेनेसिस ऑफ द वर्क हम करेंगे, उसके बाद एक डीप एनालिसिस एंड शॉर्ट समरी, और उसके बाद एंड में कि कहाँ कहाँ पे इंग्लिश राइटिंग में किस किस तरफ जो है ऐसे फिलॉसफी और इस तरह के ऐसे का इम्पैक्ट आया। तो फटाफट शुरू करते हैं हम। यहाँ से जेनेसिस ऑफ द वर्क इट मीन दैट बैकग्राउंड ऑफ द वर्क कि ऐसे से क्या हो। पीछे जो हमें पता है हर राइटिंग जो होती है इज अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन, और ऐसा क्या रहा था हिस्ट्री में या उस टाइम पीरियड पे ऐसा क्या रहा था जिस वजह से इस तरह के ऐसे और एडमंड ब्रूक ने इस तरह का फिलोसफिकल जो है वो वर्क लेके आए। तो जेनेसिस ऑफ द देखो, क्योंकि आप इतना ऑलरेडी हो चुके होंगे कि लिटरेरियन क्रिटिसिज्म में किस तरह से वर्क कब पब्लिश हुई, और उसके साथ साथ जो है जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे देखो यहाँ पे एडमंड ब्रूक का वर्क जो है फिलोसफिकल इंक्वायरी। तो देखो फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आइडियाज ऑफ द सब्लाइम एंड द ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये याद करना है आपको, अगर हो सके तो याद कर लेना, वैसे तो ज़रूरी है ही। तो फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आइडियाज़ यानी एक इंक्वायरी है, फिलोसफिकल इंक्वायरी। आइडियाज़ कहाँ से आते हैं और उनकी सब्लिमिटी, इट मीन्स कि क्या चीज़ उनके अंदर एट्रीब्यूट इन दी क्वालिटी जिस चीज़ की तरफ जो हम अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। तो हर वर्क के अंदर एक सब्लाइम होना चाहिए, एक कंसेप्ट होना चाहिए जो हम सबको अट्रैक्ट करे उस तरफ, और ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरह फिलोसफिकल इंक्वायरी ये तीन चीज़ के ऊपर, आइडिया, सब्लाइम एंड द ब्यूटीफुल, ये एक वर्क था जो इनका पब्लिश हुआ 1757 में। तो हम कह सकते हैं ऑनसेट ऑफ द रोमांटिक पीरियड। और ये जो एज है, ये जो एज आपको पता होगा, दिस इज द एज ऑफ द रीज़न, और काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो है वो शुरुआत हो चुकी है। तो और एनलाइटमेंट पीरियड है। एनलाइटमेंट पीरियड का मतलब हर चीज़ को रीज़न के कंसेप्ट से समझना, इंटेलेक्चुअल परसेप्शन रखना, इस तरह का। तो 1757 में क्योंकि एज और टाइम पीरियड ही ऐसा था, तो ब्रूक के जो आइडियाज़ ऑन द टेस्ट एंड द एस्थेटिक वर्क ये आया। तो एनलाइटमेंट एरा था एक, तो सबसे पहले ये जो एरा था एनलाइटमेंट था। एनलाइटमेंट 17th and 18th सेंचुरी में, नॉर्मली पता ही होगा अगर आप सारे लेक्चर देखते आ रहे हो तो। एनलाइटमेंट का सिंपल मतलब होता है द फोकस ऑन द रीजन और इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब इट मीन्स द फैक्ट, फैक्ट के बेस पे कैलकुलेट करना, इट मीन मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन। और इंटेलेक्चुअल स्केप्टिज्म यानी हर चीज़ को इंटेलेक्चुअल परसेप्शन पे समझना, यानी दिमाग और संज्ञान के उस पर समझना है। तो इम्पेरिकल, इंटेलेक्चुअल और रीज़न। तो रीज़न, लॉजिक और कैलकुलेशन, ठीक है, ये सब है। दिस पीरियड इज कॉल्ड द एनलाइटमेंट पीरियड। तो एक तो एनलाइटमेंट एरा पहले से ही चल रहा था, तो जो भी उस समय पे जो फिलोसोफर रहे और जो भी रहे उन्होंने इसी बेस्ड पे जो है कई सारे जो अलग अलग जो ऐसे हैं वो पब्लिश करवाए, और उसी में से एक ये वर्क है हमारे पास जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है ब्रूक का। इसमें जो है साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम ह्यूमन लाइफ को समझने के लिए, एस्थेटिक इट मीन द ब्यूटी को समझने के लिए, और फिलोसफी को। तो साइंटिफिक मेथड आप या फिर आप रीजन और लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द एनलाइटमेंट पीरियड। एम्पेरिसिज्म का भी टाइम था। एम्पेरिसिज्म का मतलब होता है दैट एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज, इट मीन द नॉलेज दैट वन इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। तो एम्पेरिसिस्ट फेमस सबको पता है, जॉन लॉक एंड द डेविड ह्यूम। ठीक है, ये बहुत ही फेमस एम्पेरिसिस्ट थे जिनका सिंपल मानना था कि द नॉलेज, नॉलेज क्या है, एक तरह का एक्सपीरियंस है, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस ऐड ऑन होता जाता है उतनी ज़्यादा नॉलेज जो है वो इनहांस होती जाएगी। तो एक वो टाइम पीरियड भी चल रहा था, यानी एम्पेरिसिज्म भी था, एनलाइटमेंट का टाइम पीरियड भी था। एनलाइटमेंट थिंकिंग जो है इसको कई बारी लोग जो है रेशनलिज्म से कनेक्ट कर देते हैं, पर ब्रूक ने इम्फेसिस किया ऑन द इमोशनल एंड सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द टेस्ट, कि टेस्ट का, कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, समझते हैं, या जिस चीज़ को जैसे देखते हैं उसके पीछे इमोशनल पर्सपेक्टिव और सब्जेक्टिव एसेंस, यानी हमारी खुद की सोच और इमोशनल जो पर्सपेक्टिव है, रिप्रेजेंट है रिएक्शन अगेंस्ट द प्योर रैशनलिज्म। तो प्योर रैशनलिज्म की तरफ मूव नहीं होना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो टाइम पीरियड था ये रेशनलिज्म को कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहा था, क्योंकि पहले से रेशनलिज्म का टाइम पीरियड इतना ज़्यादा चल रहा था ये। और जैसे कि सैमुअल जॉनसन जो भी है वो इसी टाइम पीरियड पे थे, तो एक तरह का ये बहुत ही टेक्निकल हो गया था, हर चीज़ को समझना, इतना ज़्यादा इमोशन पे नहीं जाना। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि देखो अब जो टेस्ट है, अब टेस्ट जो है वो दो फैक्ट पे आती है, वो इमोशन पे है और सब्जेक्टिविटी पे है। आउटर अपीयरेंस पे नहीं है, सब्जेक्टिव एसेंस पे है।
तो इसीलिए और अब टेस्ट को पूरे मैथ्स और लॉजिक और रीज़न से पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि टेस्ट जो है वो इमोशन और सब्जेक्टिव एसेंस पे, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जो ब्रूक के जो कंसेप्ट है वो रिएक्शन अगेंस्ट द रेशनलिज्म है। उस समय जो रेशनलिज्म का टाइम पीरियड चल रहा था, हर चीज़ को जो है वो लॉजिक और इससे समझना उसके अगेंस्ट है। उसके बाद साइंटिफिक एंड द फिलोसफिकल एडवांसमेंट, द एनलाइटमेंट पीरियड का एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है इन द साइंस, फिलोसफी, पॉलिटिकल थॉट। इन्होंने इंटेलेक्चुअल फॉर्मेट इन्फ्लुएंस द ब्रूक अप्रोच एज ही सॉट टू अप्लाई साइंटिफिक माइंडसेट टू स्टडी द एस्थेटिक। एस्थेटिक को समझने के लिए एक साइंटिफिक परसेप्शन जनरेट करना और बहुत ही सिस्टमैटिक और रीजन एनालिसिस करना, वो ही आज है। तो ब्रूक ने जो है एस्थेटिक, इट मीन दैट ब्यूटी, है ना, या हम बोल सकते हैं सब्लिमिटी, और उसको समझने के लिए जो है एक साइंटिफिक माइंडसेट रखना चाहिए और उस साइंटिफिक तरह से चलना है। अब साइंटिफिक तरीके का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जो है वो रेशनलिज्म के ऊपर ही चल रहे हो। तो एक रेशनल थॉट के ऊपर पूरी तरह से हमें नहीं जाना, और इसको समझने के लिए इमोशन और सब्जेक्टिव एसेंस के थ्रू भी मूव करना है। इन द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एक कल्चरल चेंज आ रहा था, पॉलिटी में भी चेंज आ रहा था, क्योंकि 1750 हमें पता है द राइज ऑफ हमारे पास जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होगी। अप टू दैट ऑफ द 1850 और 60 के टाइम पे द हाइट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिंपल क्या था, देखो इतना लॉजिक, इतना रीज़न, इतना कैलकुलेशन, ऊपर से इतना ज़्यादा सब कुछ को इतना डीप समझना। इसी वजह से इंग्लैंड में देखो इतने 2500 इन्वेंशंस हुए थे इस समय पे इंग्लैंड पे, और इसी टाइम पे इंग्लैंड ने अपना इतना ग्रिप स्ट्रॉन्ग करा कि बाद में बाकी अदर जो नेशन है उन्हें कॉलोनाइज करना शुरू करा। अब यहाँ से रेलवे से लेके टेलीग्राफी से लेके ना जाने कितने सारे इन्वेंशंस और थे, क्योंकि हर चीज़ को समझने की एक जो बारीकी है उसका दौर चल रहा था ये। तो कल्चरल और पॉलिटिकल चेंज तो ऑलमोस्ट चल ही रहा था। तो कॉलोनियलिज्म जैसे द राइज ऑफ द मिडिल क्लास, ठीक है, बहुत कुछ बेहतर तरीके से समझना हर चीज़ को, ये सब कुछ आ गया था। उसके बाद पर ब्रूक के जैसे वर्क है, ये प्रिकर्सर है टू द रोमांटिक पीरियड। हमें पता है रोमांटिक टाइम पीरियड 1798 जब लिरिकल बैलेड आया था, वर्ड्सवर्थ एंड द कॉलरिज दोनों ने लिखा था इसे। अप टू दैट हम 1850 तक देखते हैं द डेथ ऑफ द वर्ड्सवर्थ। तो ये जो टाइम पीरियड है दैट इज अगेन द एज ऑफ द रोमांटिसिज्म। तो ये जो रोमांटिक एज है जिसमें कि दिखाएगा दैट इमोशन, सब्लिमिटी, इन सब का ये प्रिकर्सर है, कि अब लग रहा था जो आने वाली एज है वो इस तरफ से शिफ्ट होने वाली, क्योंकि देखो हर एज जो है अपोजिशन वे से मूव करती है। तो एक एंटागोनिज्म जब तक नहीं आता, एक तरह से अपोजिशन फैक्ट जब तक नहीं कनेक्ट होगा, अपोजिट जब तक लेयर नहीं आएगी, तब तक जो है ग्रिप फॉर्म नहीं होती और सोसाइटी आगे की तरफ प्रोपेल नहीं होती है। तो सोसाइटी को आगे की तरफ प्रोपेल करने के लिए एक अपोजिट फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है, और ये अपोजिट फोर्स जो एज ऑफ रीज़न के अगेंस्ट जो एज आने वाली, दैट इज़ द रोमांटिक एज, उसकी शुरुआत यहाँ ब्रूक के इन सब चीज़ से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो वर्क है हम उसके शॉर्ट समरी और उसके साथ एनालिसिस देखेंगे। तो शॉर्ट समरी होगी और थोड़ी सी एनालिसिस, फिर से आगे जो है डीप एनालिसिस भी करेंगे। अब यहाँ के बारे में जो है एडमंड ब्रूक ने किस कंसेप्ट के बारे में बताया। तो सबसे पहले ब्रूक का जो ऐसे है आ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आइडियाज एंड द सब्लाइम एंड द ब्यूटीफुल, 1757 तक। देखो इसी वर्क से आपको पता चलता है कि दो बेसिक यहाँ पे फैक्ट समझना है, दैट इज द सब्लिमिटी एंड द ब्यूटीफुल, कि सब्लाइम किसे कहोगे और ब्यूटीफुल किसे कहेगा। तो ब्रूक ने असर्ट किया दैट द टेस्ट, जो टेस्ट है इज अ सब्जेक्टिव फैकल्टी। याद रखना, टेस्ट एक सब्जेक्टिविटी है, यानी अंदर से इंडिविजुअल के जो एस्थेटिक जजमेंट है, यानी किसी चीज़ को वो खूबसूरत समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, इसका ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव है, उस वो क्या समझता है उसके बारे में वो। तो पहले आपको ये लिखना है कि टेस्ट एक सब्जेक्टिव एसेंस है। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश किया कि ब्रूक ने कि किस तरह से ब्यूटीफुल और सब्लाइम अलग है। जहाँ ब्यूटीफुल को कनेक्ट किया गया एक पॉजिटिव क्वालिटी के साथ, जिसके मतलब स्मूथनेस हो गया, डेलिकेसी हो गया, ठीक है, कोई एक परफेक्शन, एक स्मूथनेस, कोई पॉजिटिव साइड ऑफ क्वालिटी, वो हमारे पास ब्यूटीफुल है। जबकि सब्लाइम क्या है, सब्लाइम को बताया गया किसके साथ, ऐसे फीलिंग जैसे कि फियर और या फिर ऑ या फिर कोई पेन और डेंजर, इस तरह से सब्लाइम को कनेक्ट किया गया है। अकॉर्डिंग टू ब्रूक, ब्रूक के हिसाब से दैट आर आइडियाज ऑफ द ब्यूटी आर डिराइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेजर, कि जिस चीज़ से हमें खुशी मिलती है ना, वहाँ से हमारा एक एक्सपीरियंस जनरेट होता है, और उससे जिस चीज़ से खुशी मिलेगी उससे एक्सपीरियंस जनरेट, हम उसको बोलेंगे ब्यूटी। जो कि एक लगता है कि हाँ भाई सच ब्यूटी वही होगा, जहाँ जिस चीज़ को देख के अगर आपके अंदर प्लेजर, बहुत ज़्यादा खुशी आती है, दैट इज़ द ब्यूटी। जबकि सब्लाइम को बोला है, सब्लाइम एक तरह का एक इस तरह की चीज़ होती है जो कि एस्टॉनिशमेंट, एकदम से हमें हैरान कर देती है, किसी चीज़ को देख के एकदम से हम चौंक जाते हैं।
तो ये पेन और डेंजर क्रिएट करती है। तो ये ध्यान रखना आपको, एक तरफ ब्यूटीफुल, एक तरफ सबलाइम। कि सबलाइम को किस तरह से डिफाइन करा और ब्यूटीफुल को किस तरह से डिफाइन किया ये। इसके बाद बताया दैट द sublime evoke the sense of the astonishment and by confronting the vast and the powerful and the overwhelming phenomena। जब कोई एक ऐसी है बहुत बड़ी या कोई बहुत जिससे कि हैरान हो जाओ, आप एकदम से चकित हो जाओ, एकदम से दिमाग घूम जाए, ऐसी जो फीलिंग जनरेट करती है, दैट इज द सबलाइम। वो पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, नेगेटिव साइड भी हो सकता है। या रिस्पेक्ट जनरेट कर दे किसी के थ्रू, किसी के मतलब किसी को देखा आपने कि एकदम से उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ आई और आपका रिस्पेक्ट जनरेट हो रहा है उसकी तरफ, तो वो भी क्या है, सबलाइम है। तो सबलाइम जो होता है वो वास्ट एंड पावरफुल और ओवरवेलमिंग फिनोमिना के थ्रू जिस तरह की हमारे अंदर जिस तरह की फीलिंग आती है, दैट इज अ सबलाइम और सब्लिमिटी। जबकि प्लेजर क्या होता है, एक उसकी बेसिक सब्जेक्टिव एसेंस कि हमें जहाँ से देख के खुशी मिलती है और जिस चीज़ को देख के खुशी मिलती है, तो वो सिर्फ क्या है हमारे लिए एज एन ब्यूटी है। ठीक है, तो वो ब्यूटी है, तो दैट इज़ ब्यूटी। और जबकि सब्लिमिटी का मतलब क्या है, तो कोई एकदम से ऐसी पावरफुल या कोई एक ऐसा फिनोमिना आ जाए जो कि हटके हो, उससे जो फीलिंग निकल के, दैट इज सब्लिमिटी। तो ब्रूक के जितने भी कंसेप्ट हैं आज उसमें, तो जो मेन डिफरेंस है वो हमारे पास ब्यूटीफुल और उसके साथ सबलाइम, इनके बीच में डिफरेंस बता रखा है। जहाँ पे सबलाइम में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ मूव कर रखा है कि ऐसा नहीं है कि उसमें हमेशा खुशी ही होगी, पर उसमें सैडनेस वगैरह, पेन, डिलाइट, टेरर सबका मिक्स होगा। जबकि ब्यूटी जिस तरह से एक्सप्लेन किया मैंने आपको बता दिया। देखो सबलाइम एंड द ब्यूटीफुल के बारे में, और द ब्यूटीफुल इज एसोसिएटेड विद द क्वालिटीज दैट प्लीजेस द सेंस। जो सेंस को अच्छा लगे, जो काफ़ी अच्छा, जिसके साथ एक्सपीरियंस कनेक्टेड हो, दैट इज़ द ब्यूटीफुल। जबकि सबलाइम के साथ क्या बोल रखा है, एक ये सेंसरी प्लेजर है इन्वॉल्विंग। ये जो सबलाइम है एक सेंसरी प्लेजर है जिसके अंदर प्लेजर एंड पेन दोनों हो सकता है, डिलाइट भी, टेरर भी। तो डुअलिटी है साइकोलॉजिकल अगर डायमेंशन में मैं समझे, तो सबलाइम के अंदर डुअलिटी है। और ये जो है एसोसिएशन विद इमोशन, इमोशन के साथ देखो सबलाइम तो है, पर सबलाइम जो एक इंटेंस इमोशन के साथ कनेक्टेड है और ओवरवेलमिंग इमोशन के साथ। जबकि ब्यूटी एक नेचुरल सा कंसेप्ट है, एक नॉर्मल है, जिसमें कोई इंटेंस ओवर पावर जैसा ओवरवेलमिंग जैसा कंसेप्ट नहीं है, जो कि सबलाइम के अंदर है। इसके बाद जब empiricism and the sensation, ब्रूक की थ्योरी इज रूटेड इन द empiricism, emphasis that the importance of the sensory experience in the formation of aesthetic judgment। कि अगर हम किसी भी कोई भी अगर चीज़ है उसके बारे में जो हमारा जो एक्सपीरियंस के थ्रू हम उसके बारे में जजमेंट रखते हैं, यानी एस्थेटिक जजमेंट। एस्थेटिक जजमेंट का मतलब कि वो चीज़ हमें किस तरह से लगती है, हमारा सब्जेक्टिव एसेंस उसको लेके कैसा है, वो डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर। वो भी कौन सा एक्सपीरियंस, सेंसरी एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर उस चीज़ से कनेक्टेड हमारे सब कुछ अगर अच्छे हैं, तो हमारा सेंसरी एक्सपीरियंस उस चीज़ को ब्यूटीफुल बोल सकता है। अगर वो हमें एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है या उस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा डर हमारे अंदर आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं उसके अंदर सब्लिमिटी है। He argues that our ideas of the beauty and the sublime are shaped by the encounters with the external world। कि किस तरह से हम बाहर की दुनिया से हम जो है कितना ज़्यादा हम जो इनकाउंटर करते हैं, और हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस क्या है बाहर की दुनिया से और अलग अलग चीज़ों से, उसके बेसिस पे जो है ब्यूटी और सब्लिमिटी को और सबलाइम को डिफाइन करते हैं। रोल ऑफ इमेजिनेशन, जो ब्रूक ने हाईलाइट किया, द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन एस्थेटिक एक्सपीरियंस। इमेजिनेशन का भी कंसेप्ट बताया, दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एम्पलीफाइंग आवर रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। स्टिमुलस और स्टिमुलाई क्या है, जिसको देख के हमारे अंदर से कोई फीलिंग या कुछ निकल के आता हो, चाहे वो सब्लिमिटी हो, सबलाइम वाले हो, या ब्यूटीनेस हो, तो वो यानी जो उद्दीपक है जो हमारा ध्यान खींचती है। ठीक है, जैसे कि एक छोटा बच्चा उसको चॉकलेट दिखा रहा है, तो चॉकलेट क्या है, स्टिमुलस है। तो इसी तरह से एक से ज़्यादा स्टिमुलस होना, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलाई। तो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एम्पलीफाइंग द रिस्पॉन्सेज टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई कंट्रीब्यूटिंग टू द सबलाइम। कि जो चीज़ है वो हमारा ध्यान किस तरह से खींचती है और किस तरह से हमारा एक्सपीरियंस जनरेटेड है उस चीज़ को लेके, उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ ब्यूटीफुल है या उसके अंदर एक सबलाइम वाला कंटेंट है। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी ब्रूक ने बताया कि जो टेस्ट है वो कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करता है कि कौन से कल्चरल ग्राउंड से आते हैं। जिस कल्चरल ग्राउंड से आएंगे तो उसमें उस तरह की चीज़ों को बार बार ही देखेंगे, तो उसके साथ एक्सपीरियंस कनेक्ट होता जाएगा। तो जब एक्सपीरियंस ऐड ऑन होने लग जाएगा, तभी वो दो चीज़ की फॉर्म में लेगी, या तो वो ब्यूटी की तरफ जाएगी या वो सबलाइम की तरफ। तो एम्पेरिसिज्म हो चाहे एनलाइटमेंट हो, कोई सा भी, उसमें कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होना बहुत ज़रूरी है।
अब यहाँ से थोड़ा डीप एनालिसिस देखते हैं हम इस कंसेप्ट का कि क्या क्या डीप फैक्ट के थ्रू अगर हम इससे भी ज़्यादा अगर कोई डीपनेस चाहिए तो वो इससे मेंटेन होता है कि नहीं। ठीक है, एक बार नॉर्मली में इसमें समझना है। तो देखो मैं भाई लिख के आना है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं कर सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए जैसे एडमिन ब्रूक है तो उसमें क्या है, ब्यूटी और सब्लिमिटी, यानी BS हो, BS का कंसेप्ट उसमें है एडमिन ब्रूक में। तो ब्रूक बी से स्टार्ट होता है ना ब्रूक। तो नॉर्मल BNS आप याद रखना कि किस तरह से ब्यूटी एंड सब्लाइम के बीच में जो डिफरेंस है वो बता रखा है। तो सब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट ब्रूक ने एम्फोसाइज किया, टेस्ट एक सब्जेक्टिव वो एसेंस है, ये हमने पहले भी देखा है। ये पर्सन से पर्सन जो है वो डिफर करेगा। सब्जेक्टिविटी रिफ्लेक्ट होती है उसकी क्लासिकल आइडिया ऑफ द ब्यूटी एज एन द ऑब्जेक्टिव और द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। सब्जेक्टिविटी देखो कई चीज़ पे डिपेंड करती है। फर्स्ट थिंग कल्चर पे, किस कल्चर से, सेकंड द हिस्ट्री, ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज द एम्पिरिसिज्म, इट मीन दैट एक्सपीरियंस उसका कितना कनेक्टेड है, उसी से सब्जेक्टिव एसेंस जनरेट होता है कि वो उस चीज़ के बारे में क्या सोचता है। नेक्स्ट इज आर एम्पेरिकल बेसिस, जो कि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। जो सेंसरी एक्सपीरियंस जो होता है, सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू ही हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो ब्यूटी है एंड कौन सी चीज़ जो है वो सब्लाइम। तो सब्लिमिटी और जो ब्यूटीनेस है और जो भी है ये किस पे डिपेंड करता है, ये एक्सपीरियंस पे। तो सेंसरी एक्सपीरियंस पे ही रिजेक्ट्स द नोशन ऑफ द इननेट आइडिया। इननेट आइडिया कुछ नहीं होता। इननेट मीन्स के अंदर से जो आइडिया आता है, ठीक है, कि मतलब जो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है जन्म के साथ जो उसके अंदर आइडिया रहता है, इस तरह के ब्रूक ने इस तरह के कंसेप्ट को बिल्कुल साइड कर दिया। जो ब्रूक का कंसेप्ट है वो लॉक जैसे, जॉन लॉक जैसे और डेविड ह्यूम जैसे कंसेप्ट पे डिपेंड करता है, जो कि बोलते हैं दैट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के थ्रू जो है हर चीज़ हमारी, चाहे वो हमारा बोले कॉन्शियस हो, चाहे वो एक तरह से अनकॉन्शियस फ्रेम हो, चाहे वो हमारा एक जो किसी चीज़ को लेके ब्यूटीनेस हो, चाहे किसी चीज़ को लेके सब्लिमिटी हो, चाहे किसी चीज़ को लेके हम किस तरह की सोच रखते हैं, वो सारा कुछ डिपेंड होता है ऑन एक्सपीरियंस एंड द ऑब्जर्वेशन। इस सेंट्रल ब्रूक थ्योरी बताती है एसोसिएशन ऑफ द ब्यूटी विद द प्लेजर, द सब्लाइम विद द मिक्सचर ऑफ। देखो ये ध्यान रखना, इसे रट लो कि सब्लाइम क्या है, इज अ मिक्सचर ऑफ प्लेजर एंड द पेन। जो भी आपके आंसर को फाइनली चेक करा होगा बस वो नॉर्मली यही चीज़ देखेगा कि जो हमारे पास ब्रूक का जो वर्क है, इससे बच्चे को बस इतना पता है कि नहीं कि मतलब ब्यूटी और सब्लाइम, ये इसको अगर मेन अगर में डिफरेंस क्रिएट करना हो और मेन अगर कौन सा मेन पॉइंट है जो कि लिखना है, तो वो यही चीज़ है कि आपको सब्लाइम को किस तरह से दिखाना है कि ब्यूटी एक नेचुरल कंसेप्ट है, एक नॉर्मल कंसेप्ट है, वो प्लेजर पे है, वो एक्सपीरियंस पे है, जबकि सब्लाइम जो है वो मिक्सचर ऑफ प्लेजर एंड पेन दोनों है। तो ये पेन जैसा कंसेप्ट जो है वो याद रखना है। He suggests that the experience of the beauty brings delight in the joy, while the sublime involves the more complex emotional response. Important. तो सब्लाइम जो है वो कॉम्प्लेक्स इमोशनल रिस्पॉन्स है, फियर भी हो सकता है, अस्टॉनिशमेंट भी हो सकता है, ठीक है, जबकि ब्यूटी क्या है, सिंपल है, इट्स सरफेस लेवल, यानी डिलाइट या फिर जॉय नॉर्मल। इसके बाद आते हैं दैट फिजिकल एंड द इमोशनल रिस्पॉन्सेस। ब्रूक ने बोला दैट फिजियोलॉजिकल and the emotional dimension of the aesthetic experience. He contends that the sublime in particular triggers the bodily reaction. अब देखो फिजिकल रिएक्शन और इमोशनल रिस्पॉन्स, ज़्यादा इमोशन और फिजिकल रिस्पॉन्स किस में आएगा, सब्लाइम में। क्योंकि जैसे हमने इस लेक्चर को भी फाइनली शुरू करा था तो मैंने पहले ही बोला था कि सब्लाइम में क्या है, एक नेक्स्ट लेवल तक हम जाएंगे, इसमें ओवरवेलमिंग होगा, इसमें ओवर पावर होगा। तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा जो है ट्रिगर होगा, बॉडी की रिएक्शन जो ज़्यादा होगा, वो टेंशन होगा इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें अलग अलग फीलिंग, डेंजर, इस तरह के कंसेप्ट जो है वो आएंगे। तो थ्रिलिंग जैसा कंसेप्ट होगा इसमें। तो ये और जहाँ जबकि जो सरफेस लेवल पे जो लीड करेगी दैट इज़ अ ब्यूटी। तो ब्यूटी एक सरफेशियल लेवल पे है, जबकि सब्लाइम जो है वो दोनों चीज़ इसमें मिक्स है, चाहे वो डिलाइट हो और चाहे वो हम बोल सकते थे पेन हो या प्लेजर हो, दोनों का ही कॉम्बिनेशन। इसलिए एक तरह का ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आपको बस इसमें यही बताना है कि सब्लाइम जो है वो ब्यूटी से किस तरह से अलग है। द रोल ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन का एक क्रूशियल रोल है ब्रूक की थ्योरी में। ही आर्ग्यूज दैट द इमेजिनेशन एम्पलीफाई आवर सेंसरी एक्सपीरियंस। इमेजिनेशन से हमारे एक्सपीरियंस जनरेट होते हैं, बिल्कुल, और जो सेंसरी एक्सपीरियंस है उसका ही एक तरह से, उसके ही अगर हम बोले ऑफ शूट है, जिसके बेसिस पे हम समझते हैं कि कौन सी चीज़ ब्यूटी है और कौन सी चीज़ जो है सब्लाइम है। तो ये बता रखा है इमेजिनेशन जो है वो सेंसरी एक्सपीरियंस को एम्पलीफाई करती है, उसको बूस्ट करती है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये तो हमने पता ही है
कि ब्रूक ने पहले ही बोला कि जो इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट और जो इनलाइटमेंट का जो टाइम पीरियड है वो एम्पिरिकल प्रिंसिपल जो है, जो भी सारा टाइम पीरियड जो हमने बैकग्राउंड देखा, तो देखो कहीं ना कहीं क्या है, ये 100% है, वो कल्चर और हिस्टोरिकल उसके ऊपर एसेंस होता ही है कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कौन से कल्चर से, उस कल्चर से होगा तो वो चीज़ उसे बार बार ही दिखेगी, तो उससे उसका एक्सपीरियंस ऐड ऑन होता जाएगा और उसको उस पर्टिकुलर कल्चर को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी। कई कोई सा भी अगर आप केस उठा के देखते हो, ठीक है, तो अगर उनके कल्चर में अगर वो चीज़ बार बार ही हो रही है, उस तरह का खाना, उस तरह का पहनावा अगर वो बार बार ही हो रहा है, तो उसको लेके उनका एक अलग से जो है एक सेंसरी जो इमोशंस है वो बिल्ट हो रखा होगा और वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझेंगे। और क्योंकि एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है उस चीज़ को देख देख के, तो जो एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है तो वो एक तरह का नॉलेज है और उसी से ही जो है टेस्ट को डिफाइन किया जा सकता है। हम बोलेंगे ठीक है, उस बंदे को वो चीज़ पसंद आएगी क्योंकि वो उसके कल्चर में है, ठीक है, और वो कल्चर ही जो है एक तरह से टेस्ट को जनरेट करती है। तो इस तरह का जो आपस में इनका जो बॉन्ड है और उसके साथ जो कनेक्शन है वो ध्यान से देख के चलना है आपको। तो कल्चर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सबलाइम, के सबलाइम किस तरह से मोर कॉम्प्लेक्स है, और इसी को हम पहले भी पिछले वाले उसमें भी हमने ये डिस्कस करा था किस तरह से जो सबलाइम है वो ब्यूटी से डिफरेंट है। अब ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऐसे चाहे फिलोसफिकल वर्क है, क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का पार्ट है, तो इसने इंग्लिश राइटिंग को किस किस वे से किस तरह से इंस्पायर किया और कौन कौन से जो राइटर है, क्योंकि हम इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से जो राइटर है वो इनके इस थ्योरी से जो है इंस्पायर्ड हुए हैं, तो अब उन्हीं को हमें देखना है। लिखा गया हो यानी स्टार्टिंग टाइम पे रोमांटिक एज के लिखा गया कोई भी फिलोसफिकल वर्क, और हम सबको पता है रोमांटिक एरा में, रोमांटिक पीरियड में जो बेस्ट फिलोसफिकल राइटिंग जिनकी थी वो थे एस टी कॉलरिज यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो एज अ पार्ट ऑफ द यंगर रोमांटिक एंड आते हैं, और एस टी कॉलरिज और जो वर्ड्सवर्थ है इनका कॉम्बिनेशन जिस तरह से इन्होंने वर्क लिखा लिरिकल बैलेट, फिर बाद में इनके बीच में इनकी सोच में थोड़ा सा फ़र्क आ गया, जहाँ पे वर्ड्सवर्थ का मानना था कि जो पोएट्री इज़ ऑल अबाउट द इमोशंस, वो इमोशंस पे है, जबकि कॉलरिज का मानना था ऐसा नहीं है, पोएट्री का एक गोल होता है, पोएट्री में एक मॉरल लेसन होता है। ये फिलोसफिकल जो स्टाइल है, फिलोसफिकल जो अटायर है, तो फिलोसफिकल बेंड जो है वो कॉलरिज के उसमें था। इसी वजह से कॉलरिज ने अपना एक अलग तरह से वो जब प्रीफेस जब हम पढ़ते हैं लिरिकल बैलेट का तो वो वर्ड्सवर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जबकि जब हम इसमें देखने आएंगे लिरिकल बैलेट का जो एक तरह से कॉलरिज किस तरह से उससे अलग सोचने लग गए थे, वो वर्क उनके बायोग्राफी या लिटरेरिया में आएगा। तो अभी नॉर्मली में जाना है एडमिन ब्रूक का जो ये कंसेप्ट है, हमें पता है फिलोसफी है, इट्स अ पार्ट ऑफ द फिलोसफी, तो ज़्यादातर किस पे आएगा, एस टी कॉलरिज। एस टी कॉलरिज यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है रोमांटिक मूवमेंट के एक बहुत बड़े पोइट थे, और ये ब्रूक के इस तरह से एक्सप्लोरेटिव आइडियाज रिगार्डिंग टू दिस सबलाइम और इमोशनल इंटेंसिटी से जिस तरह से उन्होंने बताया कि एस्थेटिक एक्सपीरियंस के थ्रू जो है बिल्ट होता है हमारा, चाहे वो ब्यूटी का कंसेप्ट हो या सबलाइम का हो, तो वो इम्पैक्ट एस टी कॉलरिज की राइटिंग में भी देखने को मिलता है। तो एस टी कॉलरिज इन इस क्रिटिकल राइटिंग, जहाँ पे वो उन्होंने बताया कि ब्रूक के आइडियाज से वो इन्फ्लुएंस थे और शेपिंग इज थॉट ऑफ द इमेजिनेशन एंड द सबलाइम, क्योंकि हमें पता है देखो कॉलरिज ने भी राइटिंग लिखी है, बायोग्राफी या लिटरेरी है, एक क्रिटिकल वर्क है, एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का भी पार्ट है वो, जिसमें उन्होंने बताया कि दो तरह के इमेजिनेशन होते हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो ये जो कंसेप्ट है इमेजिनेशन एंड सबलाइम का, वो ब्रूक के आइडियाज से इन्फ्लुएंस है। तो द कंसेप्ट ऑफ द सबलाइम जो है उसको, और जो कंसेप्ट जो सबलाइम ब्यूटी, इनके कंसेप्ट ने ब्रूक के इस कंसेप्ट ने कॉलरिज को बहुत अच्छी तरह से जो है इनके ऊपर एक इम्पैक्ट डाला, जिस वजह से आने वाले टाइम पे बायोग्राफी या लिटरेरिया जैसा वर्क देखने को मिलता है, एंड दैट इज़ रियली द परफेक्ट वर्क जिसमें हमें डिफरेंस बताया जाता है किस तरह से प्राइमरी इमेजिनेशन वाला कंसेप्ट और सेकेंडरी इमेजिनेशन वाला कंसेप्ट, और दोनों के इमेजिनेशन में कितना फ़र्क होता है, और एक एक्सीलेंट जो होते हैं, गॉड गिफ्टेड जो होते हैं, वो किस तरह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन में किस तरह सेकेंडरी इमेजिनेशन वाले जो है ब्लेस्ड होते हैं। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है, आप इतना ज़्यादा इसमें घूमो मत, बस नॉर्मल याद रखो कि ब्रूक के कंसेप्ट ऑफ इमेजिनेशन ने एस टी कॉलरिज के ऊपर इन्फ्लुएंस डाला, अच्छा अच्छा खासा इन्फ्लुएंस डाला, वो इनसे पूरी तरह से हम बोल सकते हैं कि इंस्पायर्ड थे ब्रूक के आइडियाज से। इस दैट इज द मैरी शेले, पीबी शेले की वाइफ, मैरी शेले कौन नहीं जानता इन्हें,
जिन्होंने फेमस वर्क लिखा था फ्रैंकेनस्टीन, अपने टाइम की गॉथिक राइटिंग। गॉथिक मीन्स जिसमें रोमांस एंड हॉरर इस तरह का दोनों का मिक्स हो, यानी कुछ नेचुरल कंसेप्ट हो प्लस हॉरर दोनों मिक्स हो। और फ्रैंकेनस्टीन पे ही अगर जिस तरह का, अगर इसको नॉर्मल आपको समझाना हो, फ्रैंकेनस्टीन नोवेल जो मैरी शेले ने लिखा था, ये जो राइटिंग है, रोबोट मूवी देखी होगी आपने रजनीकांत की, तो जिस तरह से उस तरह की राइटिंग है ये। तो फ्रैंकनस्टीन से कहीं ना कहीं वो जो राइटिंग है, ये जो वो मूवी है, वो इंस्पायर्ड है कि फर्स्ट टाइम एक अलग से इस तरह का रोबोट टाइप का एक डिज़ाइन किया जाता है। इस राइटिंग को माउंट वेसविस में जिस टाइम जो है माउंट वेसविस जो वल्केनो है वो फटा था, उसकी वजह से 3 महीने तक जो है वो सूरज की रोशनी नहीं पहुंची थी इटली में। तो उस टाइम पे एक बेसिक चैलेंज रखा गया था, और उसी टाइम पीरियड पे जो है यूरोप के कुछ कुछ पार्ट में जो है इतना ज़्यादा वो जो कार्बन के सूट पार्टिकल्स आ गए थे, जिस वजह से इस तरह की बेहतरीन राइटिंग निकल के आई। चैलेंजेस होते हैं, बाकी तो डीप कंसेप्ट है, मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी आपको। फ्रैंकेनस्टीन मैंने पढ़ा रखी है। तो यहाँ पे एक समझना क्या है कि मैरी शेली का जो फेमस वर्क है फ्रैंकेनस्टीन, वो भी इन्फ्लुएंस है ब्रूक के आइडियाज़ से। ठीक है, बस आपको ये लिख के आना, द आइडिया ऑफ द सबलाइम, क्योंकि इसमें टेरर दिखा रखा है और किस तरह से वो जो बनाया होता है ना, वो टेरर के साथ साथ रोमांस, ये दोनों थीम का मिक्स है। बाकी इसके बारे में देखो, फ्रैंकेनस्टीन एक अपने टाइम की सबसे बेहतरीन राइटिंग थी। और आज के टाइम भी जो है इस तरह का जो टेक्नो वर्ल्ड आ रखा है, एआई का जो मैकेनिज्म हम देखते हैं, ये बिल्कुल डायरेक्टली उससे ही लिया गया है। जैसा कंसेप्ट लगता है डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग, उसमें सब कुछ का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, रोमांटिक राइटिंग जो रोमांटिक एज के इस तरह के ब्रूक जैसे जो वर्क निकल के आए, उन्होंने मैरी शेले, कॉलरिज, इनको इंस्पायर किया, और इसी वजह से एक नई तरह की राइटिंग हमें देखने को मिली। तो आने वाले जो प्रिकर्सर, इनका जो वर्क है, वो प्रिकर्सर फेज कह सकते हो ऑफ द रोमांटिक एज। तो फाइनली यहीं पे ये वर्क ख़त्म होता है हमारा, ठीक है। और जल्दी मैं फटाफट और लेके आऊँगा बाकी बाकी। और एक 3-4 दिन पहले जो है सब बच्चे कहते ये करवा दो वो करवा दो, यार प्लीज़ कम से कम है ना 15 से 20 दिन या 1 महीने पहले ही बता दिया करो कि कौन कौन सा वर्क जो है वो आपको करवाना है। ठीक है, तो इतना टाइम लगता है क्योंकि ऑलरेडी रिक्वेस्ट पे इतने सारे वर्क है, मैं सब कुछ तो करवा नहीं सकता एकदम से। बाकी जो टीम है वो आके बोलती है मुझे इस पे लेक्चर लो, उस पे लेक्चर लो। उन्होंने कुछ नंबरिंग लगा रखी है कि ये नंबर है, वो नंबर है, पहले इस नंबर का लेना है, फिर सेकंड नंबर का, इस तरह से है। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब है यहाँ पे। तो प्लीज़ है ना, पहले ही थोड़ा सा कष्ट उठा लो कि भाई एक बार सिलेबस देख लो या सिलेबस फॉरवर्ड कर दो मुझे, और बोल दो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले कि ठीक है आप ये करवा दो। ठीक है, फिर वो सारा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। बाकी अगर कोई अ, कुछ अगर कनेक्ट होना हो या फिर कुछ अगर स्पेशली टेक्स्ट करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो। ये फेसबुक आईडी है मेरी, अगर नॉर्मल रिक्वेस्ट करना हो या फ्रेंड बनना हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। बाकी ईमेल आईडी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन करो, ठीक है। बाकी बस यही मेरे को कहना था, और नीचे कमेंट्स ज़रूर किया करो और शेयर भी करो यार, और सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो पक्का करो, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतने ज़्यादा जो है अलग अलग व्यूवर्स आ रहे हैं, और जो न्यू यूज़र्स वगैरह, जो व्यूवर्स वगैरह जो है वो काफ़ी आ रहे हैं, पर वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो सिर्फ हार्डली 1 सेकंड लगता है, बस आपको जाके नीचे वो नॉर्मल सा यार वो क्लिक करना होता है, नॉर्मल से एक टिक कर दो, बस हो गया सब्सक्राइब, ठीक है। बाकी अगर और भी जो आपकी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उसे 5 या 10 या 15 दिन पहले प्लीज़ बताया करो मुझे। ओके, थैंक यू सभी को।